चलो दोस्तों, आज हम लोग स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक लिबर्टी और दूसरा फ्रीडम। तो अक्सर हम लोग लिबर्टी को फ्रीडम बोल देते हैं और समझते हैं कि दोनों शब्द समानार्थी हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो हम राजनीतिक और सामाजिक अवधारणा के रूप में इसको देखते हैं। लिबर्टी को हम लोग राजनीतिक और सामाजिक अवधारणा के रूप में देखते हैं। इसका संबंध राज्य प्लस राज्य की गतिविधियों से होता है। तो इसका संबंध राज्य और राज्य की गतिविधियों से होता है। लेकिन जो फ्रीडम होती है, ये व्यक्ति से संबंधित होती है। तो हमारे जो घरेलू क्षेत्र हैं, फिर आर्थिक, धार्मिक और जाति जो क्षेत्र होते हैं, उससे रिलेटेड फ्रीडम होती है। तो और एक और अंतर है लिबर्टी और फ्रीडम में, जहाँ पर लिबर्टी हम देखेंगे कि ये जो शब्द है, ये उदारवादियों से संबंधित हो गया था। उदारवादी यानी जो लिबरल थिंकर थे, वो लिबर्टी शब्द का उपयोग किया करते थे। तो एक अल्टरनेटिव देने के लिए जब मार्क्स आता है, तो वो फ्रीडम की बात करता है और फ्रीडम को मुक्ति की कामना के रूप में देखता है, इमेंसिपेशन के रूप में देखता है फ्रीडम को, और इस प्रकार वो लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर करता है। तो स्वतंत्रता बेसिकली जब हम इसमें पढ़ेंगे, तो अगर स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो ये है प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। ऐसा हॉब्स बोलता है कि स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन जब हम लॉक की तरफ बढ़ते हैं तो वो कहता है जहां कानून नहीं होते हैं, वहां पर स्वतंत्रता भी नहीं रह सकती है। तो नो लॉ नो लिबर्टी, यानी वो लिबर्टी के लिए आवश्यक मानता है इसको, लॉ को। स्वतंत्रता के बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो निगेटिव स्वतंत्रता होती है, निगेटिव लिबर्टी होती है, और दूसरी पॉजिटिव लिबर्टी होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि निगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। तो बेसिकली जो निगेटिव लिबर्टी है, ये है प्रतिबंधों का अभाव। तो प्रतिबंधों का अभाव के रूप में स्वतंत्रता को कौन देखते हैं? तो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, ये थॉमस पेन जैसे लोग, ये स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही जो न्यू लिबरल्स हैं, या जिन्हें हम इच्छा स्वतंत्रवादी कहते हैं, फॉर एग्जांपल नॉजिक या हैक, मिंटल फ्रीडमैन जैसे थिंकर्स, ये भी स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देखते हैं। लेकिन एक सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रीन में देखते हैं। सबसे पहले इसका जो दृश्य है हमें मिल में ही दिख जाता है। हालांकि मिल पूरी तरह से पॉजिटिव लिबर्टी की बात नहीं करता, लेकिन बाद में ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करने लगता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो मिल के बारे में आप पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। फिर ग्रीन में तो हमें पॉजिटिव लिबर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी में ग्रीन क्या कहता है कि पॉजिटिव लिबर्टी तब होती है जब हम वह कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो वह काम जो करने योग्य काम को कर पाना ही स्वतंत्रता होती है, और इसके लिए राज्य हमें बेनिफिट ऑफ डाउट या हमें हमारी सहायता कर सकता है। तो चलिए स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं देर न करते हुए। तो इसका अर्थ लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन। लिबर्टी यह एक सामाजिक और राजनीतिक संकल्पना है। इसमें राज्य द्वारा प्रतिबंधों का अभाव और सकारात्मकता जुड़ी है। फ्रीडम का तात्पर्य है बंधनों का अभाव। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है। फिर प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य, अभिशप्त है, ऐसा जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है या अभिशप्त है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य विरोधों की अनुपस्थिति है। जब विरोध खत्म हो जाते हैं, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, तो यही है। और ये द्वंद्व कैसे? बाहरी द्वंद्व। तो ये विरोध की अनुपस्थिति है, बाधाओं का अभाव है, और कानूनों की चुप्पी। तो हॉब्स एक जगह कहता है भी है कि स्वतंत्रता क्या है? जहां पर कोई भी लॉ न बनाया गया हो। तो हमारी जो स्वतंत्रता है वहीं तक है जब तक उस पर कोई लॉ नहीं बनाया गया। अगर हम स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वीकार करें तो यह प्राकृतिक स्वतंत्रता होगी, यह नेचुरल लिबर्टी होगी। इसका तात्पर्य होगा जंगल की स्वतंत्रता, यानी कि ये एक प्रकार के शेर की स्वतंत्रता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या मत्स्य न्याय वाली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का यह विचार स्वीकार करते ही हम हॉब्स द्वारा कल्पित स्टेट ऑफ नेचर की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे के जीवन पर भी स्वतंत्रता हासिल कर सकता था। लेडी मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। तो अतार्किक जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन
प्रतिबंधों का अभाव है स्वतंत्रता, सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं। तो हम देखते हैं कि जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि जो इकोलॉजी है या जो ट्राइबल लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके या नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। एल.टी. हाउस क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। अगर एक व्यक्ति को निरंकुश स्वतंत्रता दे दी जाए तो इसका अर्थ क्या होगा कि बाकी सबकी जो स्वतंत्रता है, 99% लोगों की स्वतंत्रता है, उनको आप पराधीन कर दो, उनके पैरों को आप बेड़ियों से जकड़ दो। अतः सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। तो सभी को स्वतंत्रता तभी मिल सकती है, तो अतः सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं। फिर एल.टी. हाउस क्या बोलता है, सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए वो प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करता है, प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करता है। सीले स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, अतिशासन का विलोम है, यानी ओवर गवर्नेंस या ओवर गवर्नमेंट का ये विलोम है, जहां पर लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, कुल मिला के लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। स्वतंत्रता की अवधारणा के 3 पहलू हैं। पहला, विकल्प की उपस्थिति। तो अगर स्वतंत्रता को देखा जाए तो इसके 3 आयाम हो सकते हैं। पहला कि आपके पास विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए, विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो जब केवल सरकारी टेलीकॉम हुआ करते थे तब हमारे पास विकल्पों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता विकल्पों की जो उपस्थिति थी नहीं थी, इन द सेंस कि केवल बीएसएनएल रहा करता था और उसी से अपना काम चलाना पड़ता था और 2-2 महीने बाद सिम मिलती थी अगर ऑर्डर कर दिया जाए तो। विकल्पों की उपस्थिति नहीं थी। अब विकल्प, दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, विकल्प चयन की आजादी, विकल्प चयन की आजादी। तो हमारे पास आजादी भी होनी चाहिए कि हम, फॉर एग्जांपल, हमारे पास विकल्प अब उपस्थित हो चुके हैं, हमारे पास विकल्प बहुत सारे आ चुके हैं, आइडिया आ चुका है, एयरटेल है, फिर जियो है, तो हमारे पास विकल्प तो अब आ गए हैं, लेकिन हमें आजादी होनी चाहिए, हम कोई भी एक जो टेलीग्राम है या टेलीकॉम है उसको चयन कर सकें। तो हमारे पास विकल्पों की आजादी होनी चाहिए। तीसरा है विकल्प को पूर्ण करने का सामर्थ्य, विकल्प को पूर्ण करने का सामर्थ्य, यानी कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल, हमें आइडिया की सिम लेनी है, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, तो सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो जो अगर स्वतंत्रता को देखा जाए तो ये 3 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। पहला कि विकल्प की उपस्थिति हो, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हों, हमारे विकल्प रिस्ट्रिक्टेड ना हो। दूसरा, इन विकल्पों को चुनने और उनका प्रयोग करने में बाधाओं का अभाव हो, यानी कि हमें चयन की आजादी हो। फिर ऐसी परिस्थितियों का होना जो इन विकल्पों को वास्तविक और व्यवहारिक रूप में हमें देने में समर्थ हो जाए। तो हमारे पास पैसा भी होना चाहिए या हमारे पास वो सामर्थ्य होना चाहिए जिससे कि हम इन विकल्पों का यूज कर सकें। तो स्वतंत्रता, सत्तावाद या स्वच्छंदता ये पारस्परिक संबंधित है। तो अगर सत्तावाद या सत्ता ये वाद है, थेसिस है, तो ये स्वच्छंदता क्या है, एंटीथेसिस है, यानी मत्स्य राज है, प्रतिवाद है, एंटीथेसिस है। और स्वतंत्रता ये संवाद है। तो यहाँ पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और अनावश्यक जो ढील है उसको नहीं दिया जाएगा। तो अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे हमारी स्वतंत्रता पर, जैसे भारत के फंडामेंटल राइट्स में लगे हुए हैं, यत्र से मतलब जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ वहाँ लगाए गए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और ऐसा भी नहीं है कि हमें आज़ादी नहीं दी गई है, हमें बाकायदे 12 से लेके 32 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो इसमें दोनों का समावेश है और स्वतंत्रता ये संवाद है, संवाद। स्वतंत्रता के प्रकार देख लेते हैं। तो एक तो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है, ये प्रतिबंधों का अभाव होती है। तो प्रत्येक मनुष्य विवेकशील है, हाब्स ऐसा बोलता है, और इसलिए हमें प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। और ऐसी जो बातें हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता की बातें, स्पेंसर करता है और डार्विन का ये प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत है। तो जो डार्विन है, हमने देखा था कि डार्विन ने तो बेसिकली डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है कि वही जीव या वही प्रजातियां आज सर्वाइव करेंगी या आगे सर्वाइव करेंगी भविष्य में जो फिटेस्ट होंगी, जो अपने जो कंपटीशन है सबसे आगे निकल जाएंगी। इसी प्रकार जो स्पेंसर है वो भी डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट देता है प्राकृतिक चुनाव के संदर्भ में कि समाज में वही लोग या वही समुदाय सर्वाइव करेंगे जो फिटेस्ट होंगे, फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता के बाद एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है। तो मिल क्या बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके शरीर, मस्तिष्क व आत्मा पर
संपूर्ण अधिकार होता है। तो वन इज फुली सॉवरन ऑन हिज बॉडी, माइंड एंड ऑन हिज सोल। तो एक व्यक्ति अपने शरीर, मस्तिष्क या आत्मा का संप्रभु होता है। फिर नैतिक स्वतंत्रता आती है, ये सबसे उत्कृष्ट स्वतंत्रता है। इसकी बातें प्लेटो करता है, अरस्तु करता है, कांट करता है, ग्रीन करता है। तो बेसिकली कांट जैसे और ग्रीन जैसे विचारक मानते हैं कि एक व्यक्ति नैतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, उसे उसके पास नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर नागरिक स्वतंत्रता, तो इसमें युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो जीवन की स्वतंत्रता, देह की स्वतंत्रता, ये नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता आती है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। और अर्नेस्ट बार्कर ने दैहिक स्वतंत्रता की बात की है, बौद्धिक स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवहारिक स्वतंत्रता यानी अनुबंध की स्वतंत्रता की बात की है। और ये सभी स्वतंत्रताएं नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, तो इसमें मतदान की, चुनाव लड़ने की, शासन की आलोचना करने की, शासन कार्य में भागीदारी की स्वतंत्रता आती है, संघ बनाने की स्वतंत्रता आती है। यह लोकतंत्र में ही हो सकता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र में ही संभव है। तो आर्टिकल 19 में जो चीजें वर्णित हैं वही है इसमें। शासन में भागीदारी, संघ बनाने की शक्ति कहाँ है? आर्टिकल 19 में। फिर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है भारत में, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम अपना जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसको इंश्योर कर सकते हैं। फिर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है कि एक राष्ट्र अपने आप में कैसे स्वतंत्र होता है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता की बात बेसिकली कौन करते हैं? मार्क्सिस्ट थिंकर करते हैं। मार्क्सिस्ट थिंकर करते हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये है, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी में कोई प्रतिबंध ना रहे, ये नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान मिले। तो आर्थिक स्वतंत्रता में भी दो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। पहला है नकारात्मक, जो कि पूंजीवाद में है। पूंजीवाद में है कि आप इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर न करिए, जैसा कि नॉजिक बोलता है कि इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, जैसा कि न्यो लिबरल्स बोलते हैं या क्लासिकल लिबरल्स बोलते हैं, जैसा फेयर स्टेट की जो बात करते हैं। और एक सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता है, जिसमें समाज कल्याण की बात की जाती है, जहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाती है। फिर एक घरेलू स्वतंत्रता होती है। घरेलू स्वतंत्रता, इसकी जो प्रतिपादक हैं हाउस हैं, और उनकी बुक है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ये 1928 में आती है कि हमें घरेलू स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमें घरेलू जो पर्सनल स्फीयर है वहां पर स्वतंत्रता की बात करता है। फिर स्वतंत्रता के स्वरूप देख लेते हैं। स्वतंत्रता के रूप, तो नकारात्मक या औपचारिक स्वतंत्रता या प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी इसे कहा जाता है। निगेटिव लिबर्टी को फॉर्मल या प्रोसीजरल लिबर्टी कहा जा सकता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में नागरिक, राजनीतिक व कानूनी स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसका सपोर्ट बेसिकली कौन करते हैं? उदारवादियों में भी कौन? क्लासिकल, जो शास्त्रीय उदारवादी हैं, और न्यू लिबरल्स नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें बंधनों का अभाव, स्वतंत्रता को बंधनों के अभाव में या निर्वाध स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। इसके समर्थक कौन है? उदारवादी, पूंजीवादी। और इसमें जो समर्थक शासन व्यवस्था कौन सी है? उदार पूंजीवाद व्यवस्था इसकी समर्थक शासन व्यवस्था है। इसमें समर्थक विचारक हैं, तो परंपरागत नकारात्मक उदारवादी या क्लासिकल जो लिबरल्स हैं, इसमें लॉक हैं, स्पेंसर हैं, मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, डी टॉकोविले हैं, लॉर्ड एक्टन। एक बार फिर से, लॉक, स्पेंसर, मिल, एडम स्मिथ, रिकार्डो, डी टॉकोविले, लॉर्ड एक्टन। फिर तो स्वतंत्रवादी, या इन्हें न्यू लिबरल्स भी कहते हैं, इन्हें न्यू राइट भी कहते हैं। इच्छा स्वतंत्रवादी भी नहीं कहा जाता है। तो हैक है, नॉजिक है, बर्लिन है, फ्रीडमैन। फिर सकारात्मक या अनौपचारिक या तात्विक स्वतंत्रता, सब्सटेंटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। हमारे सोशल एवं इकोनॉमिक लिबर्टी पर बल दिया जाता है कि हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र हों। इसमें युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके समर्थक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? तो समाजवादी, फिर लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था जो आदर्शवादी विचारधारा है, वो भी इसका समर्थन करती है। फिर समर्थक विचारक कौन कौन से हैं? तो सकारात्मक या आधुनिक उदारवादी। इसमें लास्की आ जाते हैं, टॉनी आ जाते हैं, कीन्स, हॉब्स हाउस, मैकाइवर जैसे थिंकर आ जाते हैं। फिर आदर्शवादियों में हेगल, कांट, ग्रीन, रूसो आ जाएंगे। और समतावादियों में जॉन रॉल्स, मैकफरसन, अमर्त्य सेन और डार्किन। और मार्क्सवादी या नव मार्क्सवादी भी, न्यू मार्क्सिस्ट भी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो यही बात है। अगर सकारात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता समझ में ना आई हो तो एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। नकारात्मक स्वतंत्रता माने क्या? नकारात्मक स्वतंत्रता माने बेसिकली प्रतिबंधों का अभाव। तो ये एक प्रकार की शेयर की स्वतंत्रता है।
ये ऐसी स्वतंत्रता है जो स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स ने दी थी लोगों को, कि आपके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है, यानी माइट इज राइट है। तो जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा वो अपनी स्वतंत्रता को इंश्योर कर लेगा। यहाँ पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, एक प्रकार की शेर की स्वतंत्रता है। फिर यहाँ पर जो स्टेट है वो मिनिमल फंक्शन करेगा, यानी वो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, वो कोई वेलफेयर काम नहीं करेगा। तो यही बात है। फिर जो पॉजिटिव लिबर्टी है, तो पॉजिटिव लिबर्टी हमने फिर से देखा है। पॉजिटिव लिबर्टी एक ग्रीन से स्टार्ट होती है, ग्रीन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में भी मिल जाता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो करने योग्य है, अगर हम वो कर पा रहे हैं तो वही है पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें ग्रीन जैसे थिंकर आते हैं, ग्रीन मिल हो गए, ग्रीन हो गए, थिंकर आते हैं, एल टी हॉब्स हाउस जैसे थिंकर आ गए। इसमें जो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की जाती है। तो राज्य हमें हमारे न केवल हमें हमारे मार्ग से बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि अगर जो बाधाएं आती हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रैक में दौड़ना चाहते हैं या आप किसी रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं और आपके पास जूते नहीं है, तो राज्य दो चीजें इंश्योर करेगा। एक तो जो कंपटीशन हो वो फेयर हो, माने कि ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति को उसके अमीर होने के कारण या उसको ज्यादा पद सम्मान मिलने के कारण उसे ज्यादा फेवर दे दिया जाए। पहली चीज तो जो प्रोसेस है वो फेयर होगी, और दूसरा अगर आपके पास जूते नहीं हैं या आपके पास कपड़े नहीं हैं तो वो भी राज्य देगा। तो जैसे हमारा रिक्रूटमेंट जो सिस्टम होता है, वहां पर दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी का सिस्टम ले लिया जाए तो यूपीएससी दो चीज करती है। क्या? पहले तो प्रोसेस फेयर रहती है कि कोई भी व्यक्ति जो 21 साल का है और जिसने ग्रेजुएट किया हुआ है वो सिविल सर्विसेज में आ सकता है और सिविल सर्वेंट बन सकता है या आईएएस बन सकता है। पहली चीज, यानी प्रोसेस फेयर है सबके लिए, प्रोसेस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अब जो लोग आईएएस बनने के लिए समर्थ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो विकलांग लोग हैं या जो एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, वो कतिपय कारणों से अगर इसकी परीक्षा को पास करने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं तो उनके साथ पहले तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा पहली चीज, और दूसरा उनको विभिन्न प्रकार से उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। तो हमने देखा था कि अभी वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं कि अगर आप प्री पास कर लो तो आपको कुछ पैसे दिया जाता है। तो ये सब प्रोत्साहन है, ये है एक प्रकार की सकारात्मक स्वतंत्रता या तात्विक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में अब नकारात्मक उदारवादी कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में सबसे पहले हॉब्स आते हैं। हॉब्स ने स्वतंत्रता को विरोधों की अनुपस्थिति माना है, यानी एब्सेंस ऑफ अपोजिशन माना है। कानूनों की चुप्पी के रूप में स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम एज साइलेंस ऑफ लॉ। तो लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, उनका मानना था कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, जहां पर स्वतंत्रता वही है जहां पर लॉ साइलेंट है। तो जिन चीजों में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में आपको वो सब करने की आजादी है या वो सब चीजें पहनने खाने या करने की आजादी है जहां पर ब्रिटेन की संसद ने लॉ नहीं बनाया। फिर ये बाधाओं का अभाव है, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट है, ये शारीरिक स्वतंत्रता पर इसमें बल दिया जाता है। फिर हॉब्स के अनुसार बाधाओं या बाह्य हस्तक्षेप की अनुपस्थिति की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम दशा है। तो बाधाओं या बाह्य हस्तक्षेप की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वोच्च दशा है। स्वतंत्रता के विषय में ऐसी समझ नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है, नेगेटिव लिबर्टी कहलाती है। लॉक, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये 1689 में आती है। जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। तो नो लॉ नो लिबर्टी, इसका मतलब क्या है कि अगर लॉ नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो वहां पर आप लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का केस है, तो अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो आपकी स्वतंत्रता आप उस प्रकार से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बंद होगा, फिर इंटरनेट शट डाउन होगा, तो ये सब चीजों से आपकी स्वतंत्रता बाधित होगी। तो अगर इनकेस अगर जम्मू कश्मीर में बराबर लॉ एंड ऑर्डर रहे तो आप अपनी स्वतंत्रताओं को उपभोग कर सकते हैं। तो जहां पर अगर दंगे भड़क गए या कि ऐसी कोई चीजें हो गई, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया, तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता भी बाधित हो जाती है। 3 प्राकृतिक स्वतंत्रताएं बताता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार माना है, यूनिवर्सल राइट माना है। इसको स्वतंत्रता के अधिकार को, स्वतंत्रता का अधिकार ही है यूनिवर्सल राइट।
साथ ही उसने स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में अंतर माना। स्वतंत्रता के उपयोग में यह ध्यान रखा जाता है कि इससे दूसरों को हानि नहीं पहुंचे। स्वच्छंदता क्या है? आपको जो मना है आप कर रहे हैं, ये शेयर की स्वतंत्रता है, शेयर की स्वतंत्रता है। आप किसी को बेवजह परेशान भी कर सकते हैं, यह है स्वच्छंदता। लेकिन स्वतंत्रता क्या है कि आपकी नाक वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक नहीं आती। स्वतंत्रता क्या है कि आप भीड़ में भी लठ घुमा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता क्या है कि आप लठ घुमा सकते हैं लेकिन कहाँ? खालिस्तान में। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी बुक है मैन वर्सेस स्टेट। तो डार्विन के जीव विज्ञान से संबंधित सिद्धांत योग्यता की उत्तरजीविता इन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को स्पेंसर ने सामाजिक क्षेत्र में लागू किया। तो राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। तो राज्य क्यों है? क्योंकि अपराध है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। स्पेंसर भी लॉक की तरह राज्य प्रहरी राज नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थन करता है। राज्य प्रहरी राज, यह राज्य केवल 3 कार्य करता है। पहला, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करता है। फिर शांति लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है और न्याय देता है। राज्य प्रहरी राज लोक कल्याणकारी राज्य का उल्टा है। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो कि हमें रोटी कपड़ा मकान के सुरक्षा के साथ साथ रोटी कपड़ा मकान देता है, तो ये उसका उल्टा है। ये केवल सुरक्षा बस देगा, रोटी कपड़ा मकान नहीं देगा। और ये जो राज्य प्रहरी राज है ये मिनिमल इंटरफेयर आपके जीवन में करेगा। एडम स्मिथ, उनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में आती है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो तथा माल्थस आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपवादी लेसा फेयर नीति के समर्थन करते हैं और इन्होंने इनविजिबल हैंड का विचार भी दिया था एडम स्मिथ ने। फिर जर्मी बेंथम, उनकी पुस्तक का नाम क्या? अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये भी 1976 में आती है। अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, लोगों को संरक्षण सुरक्षा की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। तो जर्मी बेंथम कहता है कि लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। लोग सुरक्षा को नहीं त्याग सकते बल्कि स्वतंत्रता को त्याग सकते हैं। सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि स्वतंत्रता। पेपर मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दे दो, तो हमने देखा है जो बड़े बड़े क्रांतिकारी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब भगत सिंह थे या ऐसे थे जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, वो क्या कहते थे? या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो आप, या तो मुझे मृत्यु दे दो। तो ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता से। फिर जेएस मिल, तो जेएस मिल स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पक्षधर है। उनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, ये 1859 में आती है। वह नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार विस्तार से वर्णित करता है। मिल जॉन लॉक के बाद उदारवादी दार्शनिक है। तो मिल जॉन लॉक के बाद उदारवादी दर्शन में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। बेंथम स्वतंत्रता को साधन मानता है जबकि जेएस मिल स्वतंत्रता को साध्य मानता है। तो अब यहाँ पर मिल के लिए लिबर्टी अपने आप में एक गोल है, लिबर्टी अचीव करना अपने आप में एक गोल है, जबकि जो बेंथम है वो लिबर्टी को एक मीन्स की तरह, एक टूल की तरह यूज करता है। और उसके लिए साध्य क्या है? उसके लिए साध्य है सुरक्षा। जेएस मिल ने स्वतंत्रता के 3 आयाम बताए हैं। पहला, चिंतन करने या विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर व्यक्तिगता की स्वतंत्रता, इम्पर्सनल स्वतंत्रता है हमारी, इंटरपर्सनल जो स्वतंत्रता है वो स्व-विषयक कार्य के संदर्भ में हम व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो स्वतंत्रता है उसको अचीव कर सकते हैं, जो हमारे स्वयं के विषय कार्य। तो हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, हमें किसके साथ खेलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ बाहर जाना है, ये हमारी व्यक्तिगत स्व-विषयक कार्य है। हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल फ्रीडम का सिद्धांत देख सकते हैं। फिर व्यक्ति के कार्यों का प्राधिकार की सीमा, तो व्यक्ति के कार्यों पर प्राधिकार की सीमा यानी जो अथॉरिटी है वो व्यक्ति के कार्यों में कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकती है या कहाँ तक जायज है। तो ये पर विषयक कार्यों के संबंध में, यानी जो कार्य, ऐसे कार्य जो दूसरों से संबंधित है। तो जहां तक आपकी नाक है, अगर वहां तक आप अपनी स्वतंत्रता ले रहे हैं तो इससे दूसरों को अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर आप दूसरों को हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं, आप लठ घुमा रहे हैं खुले मैदान में, किसी कोई दिक्कत नहीं है, आप घुमाइए। लेकिन अगर आप भीड़ में उठाएंगे तो वहां पर फिर आपकी जो स्वतंत्रता है उसको बाधित किया जाएगा। फिर क्षति का सिद्धांत यानी हार्म प्रिंसिपल, तो क्षति का सिद्धांत हार्म प्रिंसिपल उनकी बुक ऑन लिबर्टी के प्रथम अध्याय में वर्णित है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य जो सहमति पर आधारित ना हो वह क्षति की श्रेणी में आता है। कोई भी कार्य जो सहमति पर आधारित ना हो क्षति की श्रेणी में आता था। स्वतंत्रता विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ये पूर्णतः अप्रतिबंधित है। तो विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये पूर्णतः अप्रतिबंधित है। यानी कि मिल का मानना था कि एक व्यक्ति जो पागल है
उसे भी हमें बोलने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सत्य कहाँ से आ जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पागल है या कोई व्यक्ति फालतू की चीज़ें बोल रहा है, अगर उसे भी बोलने का अधिकार दिया जाए, तो वो अपने आप को करेक्ट कर सकता है, और जब उसे पता चल जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अपने आप चुप हो जाएगा। ये बात है। तो हर व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की क्षमता तो होनी ही चाहिए। इससे हमारा पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। फिर कार्य की क्षमता है, तो स्व विषयक व्यक्तिगत क्षेत्रों में बंधनों का अभाव। तो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, खुले में पी रहे हैं कहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप मेट्रो में जाकर सिगरेट पी रहे हैं, तब फिर राज्य आपको मना करेगा। यहाँ पर युक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। तो आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इन सिटी टू सिटी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वहां पर आपको रोक दिया जाएगा कि बेटा रुको। यही है हानि का सिद्धांत या क्षति का सिद्धांत, कि जहां तक आपकी स्वतंत्रता दूसरों को बाधित नहीं कर रही है, वहां तक आप स्वतंत्र हैं, करिए। लेकिन जहां से आपकी स्वतंत्रता बाधित हो रही, आपकी स्वतंत्रता दूसरों को बाधित कर रही है, तो वो आपको फिर नहीं करने दिया जाएगा। मिल के अनुसार केवल एक कारण से एक सभ्य समुदाय के सदस्यों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध दबाव बनाया जा सकता है, और वह यह है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए केवल स्वयं के शरीर व मस्तिष्क पर एक व्यक्ति पूर्णतः संप्रभु होता है। अपने ऊपर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वविषयक कार्यों में स्वतंत्र है, लेकिन अगर आप दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो, तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। और मिल केवल इसी एक कारण को वैलिड मानता है। मिल यह स्वीकार नहीं करता कि केवल राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। तो मिल बेसिकली टॉकबिले की तरह यह मानता है कि बहुमत के द्वारा भी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा पहुंच सकता है। तो वो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट देता है डी टॉकबिले। उसकी पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो वहां पर वो क्या कॉन्सेप्ट देता है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी की बहुमतवाद से भी लोगों की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। मिल के अनुसार केवल समाज के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा नहीं लगाई जाती, अपितु समाज में कई ऐसे सामाजिक समूह भी होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि बजरंग दल। तो 13 तारीख तक तो आप लोग तलाश में रहते हैं कहीं जुगाड़ रह जाए, फिर 14 तारीख को आप बजरंग दल के मेंबर बन जाते हैं कि मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। स्वतंत्रता को बाधित करने का सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। जो मेजोरिटी होती है तो वहां पर केवल नंबर गिने जाते हैं, और मेजोरिटी में जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनकी जो आवाज है कहीं ना कहीं दब के रह जाती है, और इसी से खतरा है हमारी स्वतंत्रता को। और मिल का ये भी मानना था कि डेमोक्रेसी भी स्वतंत्रता के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि अगर हम टोटलिटेरियनिज्म या सत्तावाद में रहते हैं, तो हमें अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान होता है, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग डेमोक्रेसी में आ जाते हैं, तो हम थोड़ा सा शिथिल पड़ जाते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि कब जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं हमारी स्वतंत्रता का हनन कर लेते हैं। स्वतंत्रता को बाधित करने का सबसे बड़ा माध्यम यही। फिर पूर्ण सत्यापित सिद्धांत, प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी। तो अब हमने जब मिल को पढ़ा था, तो उसमें भी पढ़ा था कि जो स्वतंत्रता है अपने आप में सत्यापित है, अपने आप में सत्यापित कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वविषयक कार्यों में स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब अगर राज्य को उस पे कोई प्रतिबंध लगाना है स्वतंत्रता पे, तो राज्य को सिद्ध करना पड़ेगा कि हम प्रतिबंध क्यों लगाएं। ये तो सिद्ध है। जैसे भारत में क्या है कि अगर किसी महिला ने किसी पुरुष पर आरोप लगाया, तो ये तो सिद्ध है कि महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। अब पुरुष की जिम्मेदारी है कि उसको सिद्ध करे कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया। यही है प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी की। लिबर्टी तो है ही, अब आप सिद्ध करिए अगर आपको प्रतिबंध लगाना है कि लिबर्टी पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए। तो मिल ने स्वतंत्रता की संकल्पना को अभीष्ट सत्य के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात स्वतंत्रता का व्यक्ति के साथ अन्योन्यसित संबंध होते हैं, यानी इंटर डिपेंडेंस वाला संबंध होता है। स्वतंत्रता में कटौती के औचित्य को सिद्ध करने का भार उसके ऊपर है जो ऐसा करना चाहता है। इसी विचार पद्धति को स्वतंत्रता का पूर्व सत्यापित सिद्धांत, प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। समर्थक समकालीन उदारवादी विचारक जोएल फिनबर्ग, स्टैनले बेन और जॉन रॉल्स इसके समर्थक हैं। चेतना का अंतरस्थ ज्ञान क्षेत्र, इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो किसी भी बिंदु या विषय पर आस्था, अभिमत, विचार और अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता, इसका मिल ने पुरजोर समर्थन किया। व्यक्तित्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो सामाजिक निरंकुशता व सरकारी दखल के खिलाफ मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अंतिम उद्देश्य व्यक्तित्व की प्राप्ति है, यानी कि इंडिविजुअलिटी की प्राप्ति है। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, अपना संपूर्ण विकास कर सकें, बौद्धिक व नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण
ही स्वतंत्रता का परम लक्ष्य है कि आप अपने आप का सर्वांगीण विकास कर लें, यही है स्वतंत्रता का पूर्ण मतलब। तो मिल की सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना को क्रियात्मक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। इसकी तुलना गांधी के बौद्धिक स्वराज से भी की जा सकती है कि आप अपने आप में संपूर्ण हो गए, आपका बौद्धिक विकास अंतिम लेवल तक हो गया। और आपका बौद्धिक विकास अंतिम लेवल तक कब होगा? जब आप अपने ज्ञान को सत्यापित कर सकते हैं या अपने ज्ञान को वेरीफाई कर सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी होगी, आपको तर्क करने की आज़ादी होगी, तभी तो आप अपने आप को अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, संपूर्ण विकास कर पाएंगे। हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र, मिनिमल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यह विचार या व्यक्ति के क्षेत्र से जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर व मस्तिष्क का स्वामी है, अथवा व्यक्ति अपने ऊपर, अपने तन व अपने मन के ऊपर सर्वेसर्वा है। तो ओवर हिज बॉडी, माइंड एंड सोल वन इज फुली सॉवरेन। प्रत्येक मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क और विचारों में हम सभी, मनुष्य व स्त्री, पूर्णतः स्वतंत्र है। जिन पाल सात्रे ऐसा बोलता है, अस्तित्ववादी थिंकर है। मिल शुरुआत में नकारात्मक उदारवादी था, पर 1867 में जब उसने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का चौथा संस्करण लिखा, उसमें उसने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया। तो एक जो मिल है, ये एक ट्रांजिटरी थिंकर है, ये ट्रांजिशन का थिंकर है। इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता के भाव मिलते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता के भाव भी मिलते हैं। लेकिन इसके जो मेन जो पुस्तक है वो ऑन लिबर्टी है, तो उस पर नकारात्मक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट मिलता है, इसलिए निगेटिव लिबरल्स की तरह इसको रखा जाता है। हालांकि ये ट्रांजिटरी थिंकर है, तो क्वेश्चन आंसर लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। डेविड मिलर ने स्वतंत्रता को मानवाधिकार दृष्टिकोण के आधार पर मिल द्वारा निर्देशित स्वतंत्रता के आयामों का स्वागत किया है। सीबी मैकफर्सन ने मिल की स्वतंत्रता को विकास जन स्वतंत्रता एंड डेवलपमेंटल लिबर्टी की संज्ञा दी, जो बौद्धिकता के निर्माण व संवर्धन के लिए आवश्यक है। पार्कर के अनुसार मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा। तो बेसिकली जो मिल है, उसने पर विषयक और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, यानी स्व-विषयक स्वतंत्रता, स्व-विषयक कार्य और पर विषयक कार्यों में जो अंतर बताया है कि स्व-विषयक कार्य है या कि हमारी स्वयं के जो हम कार्य कर रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं कहीं प्राइवेट स्फीयर पे, तो वहां पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन पर विषयक कार्यों पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो फिर राज्य हर चीज को पर विषयक बना देगा, अदर्स रिगार्डिंग एक्शन कर देगा और हर जगह फिर घुसने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि लिबर्टी है सच्चे अर्थों में नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो बार्कर है उसे खोखली लिबर्टी का मसीहा कहता है, फादर ऑफ एम्पटी लिबर्टी।